Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the PIB and Indian Express explained section for 13th August and without wasting time let's start. तो पहली न्यूज़ जो है, अच्छा सीधी बात, PIB वालों को भी आजकल कुछ खास न्यूज़ नहीं मिल रही है, इसलिए जैसे ये पहली न्यूज़ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स सेलिब्रेट इट्स फाउंडर्स डे इन द 50th ईयर. ठीक है, तो जो इसके फाउंडर है वो डॉक्टर वैन्यू बप्पू है. इसमें और कुछ भी इस न्यूज़ में था नहीं बेसिकली. आप बस इसमें और ये याद रख सकते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो है वो एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है और इसको पूरी तरीके से फाइनेंस किया जाता है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और इसके हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है और इसका काम क्या है, टू कंडक्ट रिसर्च प्राइमरली इन द एरियाज ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड रिलेटेड फील्ड्स. ओके. Second news is that Prime Minister to launch the platform for transparent taxation honoring the honest. ठीक है, तो ये डायरेक्ट टैक्सेशन के रिफॉर्म्स को ये आगे बढ़ाते हुए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा रहा है. तो CBDT ने है ना पिछले कुछ सालों में कई सारे मेजर टैक्स रिफॉर्म्स लिए हैं डायरेक्ट टैक्सेस को लेके. फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर द कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स वर रिड्यूस फ्रॉम 30% टू 22% और नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए जो रेट्स थे उनको 15% कर दिया था. ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स के मतलब रेट्स रिड्यूस कर दिए थे 30% से 22% और नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए 15%. ठीक है, और उसके बाद में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को अबॉलिश कर दिया था. तो ये आपको खैर इसमें एक बात याद रखनी है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है. ओके. और जो टैक्स रिफॉर्म्स का फोकस रहा है वो टैक्स रेट्स को कम करना, रिडक्शन इन टैक्स रेट्स एंड ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉज. जो डायरेक्ट टैक्स लॉज होते हैं उनको सिंप्लीफाई करना है फोकस. ठीक है, तो इसके लिए कई सारे इनिशिएटिव CBDT ने लिए हैं एंड दिस इंक्लूड्स ब्रिंगिंग मोर ट्रांसपेरेंसी इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन. तो इन्होंने एक नया ये DIN यानी डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर इंट्रोड्यूस किया था CBDT ने, जहाँ पे उस डिपार्टमेंट का कोई भी कम्युनिकेशन जो होगा इट वुड कैरी अ कंप्यूटर जनरेटेड यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर. हर कम्युनिकेशन जो भी होगा उस डिपार्टमेंट में उसका एक नंबर के साथ में वो मतलब इनके पास में सेव हो जाएगा. ओके. और उसी तरीके से कंप्लायंस बढ़ाने के लिए टैक्स पेयर्स का IT डिपार्टमेंट ने ये IT रिटर्न्स जो फाइल किए जाते हैं उसकी प्री फिलिंग मतलब मूव फॉरवर्ड करी थी, प्री फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स टू मेक कंप्लायंस मोर कन्वीनियंट फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स. ठीक है, और इसलिए जो कंप्लायंस नॉर्म्स हैं स्टार्टअप्स के उनको भी सिंप्लीफाई किया गया है. और जो पेंडिंग टैक्स डिस्प्यूट्स हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए IT डिपार्टमेंट ने डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020 भी ये लेकर आए थे, जिसमें अभी जो डिस्प्यूट्स वगैरह को जिनको सेटल करना है उसके लिए डिक्लेरेशंस फिल की जा रही हैं. ओके. तो ये सारे है ना जो भी चीज़ें हैं इनको याद रखना और इसी को आगे ले जाते हुए मैंने कहा डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स के लिए ही ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट को लॉन्च किया जा रहा है. ओके. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम PIB. लेट्स मूव टू इंडियन एक्सप्रेस. ओके. Okay, so first article is how immune system goes awry in severe COVID-19 cases. तो आपने देखा होगा कि हर किसी का जो कोविड का हम सुनते हैं किसी का माइल्ड रिएक्शन होता है, किसी का सिवियर रिएक्शन होता है. तो जो सिवियर रिएक्शंस होते हैं उसमें केस अक्सर ख़राब क्यों हो जाते हैं. इम्यून सिस्टम गोज़ ऑरी मतलब नॉर्मली जैसे काम करना चाहिए इम्यून सिस्टम को उसके उल्टे तरीके में मतलब अपोजिट वे में क्यों काम करने लगता है इम्यून सिस्टम. ओके. सो व्हाई आर सम COVID-19 केसेस मोर सिवियर देन अदर्स. तो अभी एक स्टडी हुई है एंड अकॉर्डिंग टू दैट द डिफरेंस मेनली स्टेम फ्रॉम हाउ आर एवोल्यूशनरी एंशियंट इनेट इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड्स टू SARS-CoV-2. ओके. इनेट देखो अब दो टर्म्स आएंगे, एक है इनेट इम्यून सिस्टम और दूसरा होता है अडेप्टिव इम्यून सिस्टम. मैं आपको बेसिक डिफरेंसेस इसमें बता रही हूँ बट द क्वेश्चन फॉर यू टुडे इज़ कि आपको इसके डिटेल में डिफरेंसेस बताने हैं. ओके. शॉर्ट में अगर मैं आपको बता दूँ तो जो इनेट इम्यून सिस्टम रहता है वो प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस होता है, फर्स्ट लाइन, और जो अडेप्टिव होता है वो सेकेंडरी होता है. और इनेट जो होता है वो बहुत जनरल होता है टू एंटीजेंस, जबकि जो अडेप्टिव है वो स्पेसिफिक होता है. ओके. स्पेसिफिक मतलब कि जिस तरीके का एंटीजन होगा उसी तरीके का
हमारी एंटीबॉडीज़ उसी के स्पेसिफिक बनेंगी। ओके, और इसके अलावा इन्नेट जो होता है वो मतलब क्योंकि जनरल होता है और बहुत इमीडिएट होता है, मतलब 0 to 96 आवर्स में ये काम करता है, और अडेप्टिव जो होता है वो 96 आवर्स के बाद काम करता है। ओके, एंड इन्नेट में जैसे कि आपका स्किन हो गई, आपका स्किन म्यूकस और जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, स्नीजिंग एंड ऑल, कफ, ओके, तो ये सारी चीज़ें आपकी इन्नेट में आती हैं। जबकि अडेप्टिव में आपका आता है पस, स्वेलिंग, पेन, ओके, तो ये सारी चीज़ें आपकी अडेप्टिव में आती हैं। ओके, सो आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि स्टडी ने ये कहा है कि जो हमारा एंशिएंट इन्नेट इम्यून सिस्टम है उसके ऊपर ये डिफरेंस, उसकी वजह से ये डिफरेंस आता है, ठीक है। What happens is the innate immune system rapidly senses the pathogens and immediately launches a somewhat indiscriminate attack। तो मैंने आपको क्या बोला कि बहुत जनरलाइज अटैक होता है उसका, ठीक है। तो जैसे ही वो पैथोजेंस को सेंस करता है और उन पे अटैक करता है, इसकी वजह से कई बार क्या होता है कि जो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इन्नेट इम्यून सिस्टम, वो उसके जो खुद के स्लोअर शार्प शूटर सेल्स निकलते हैं, मतलब वो स्पेसिफिक वाले जो निकलते हैं, ये इन्नेट इम्यून सिस्टम जो है वो कई बार उनको भी टारगेट कर देता है। सो अब आप समझे कि मतलब अडेप्टिव इम्यून सिस्टम ने जो एंटीबॉडीज़ वगैरह बनाई होगी उनको भी अगर ये टारगेट कर देगा जो कि स्पेसिफिकली बनाई गई थी, जैसे कोरोना का केस है, तो कोरोना एंटीजेंस की वजह से जो एंटीबॉडीज़ हमारे अडेप्टिव इम्यून सिस्टम ने बनाई थी उसको भी इन्नेट इम्यून सिस्टम टारगेट कर देता है। तो दिस फाइंडिंग्स रिवील हाउ द इम्यून सिस्टम गोज ऑरी ड्यूरिंग कोरोना वायरस इन्फेक्शंस, और जिसकी वजह से कई बार अचानक से बहुत ज़्यादा सिवियर डिजीज़ हो जाती है, एंड दिस पॉइंट्स टू पोटेंशियल थेरेप्यूटिक, तो इसकी वजह से पोटेंशियल थेरेप्यूटिक टारगेट्स वगैरह की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ओके, नाउ सेकेंड एक्सप्लेन्ड इज ऑल्सो वेरी नाइस। असम अकॉर्ड और उससे रिलेटेड जो अभी डिस्प्यूट है उसके बारे में है पूरा, बहुत इंटरेस्टिंग था। तो जिसको भी ये अभी तक का इशू क्लियर नहीं है उसका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन इज हु इज़ आसामीज़। सो अभी एक गवर्नमेंट कमेटी बनी थी, सो दे हैव प्रपोज्ड ए डेफिनेशन ऑफ आसामीज़, एंड इसी से जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चंस भी इसमें डिस्कस किए गए। ओके, सो व्हाई इज़ दिस अ मैटर ऑफ डिबेट। तो असम अकॉर्ड जो है इट वॉज साइंड एट द एंड ऑफ अ 6 year एजिटेशन इन 19, ये 6 साल का एजिटेशन चला था 1979 से 85 में, अगेंस्ट द इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेशन की वजह से 6 साल का एजिटेशन चला था। तो अब इस अकॉर्ड में जो क्लॉज 6 है उसकी लैंग्वेज की वजह से ये क्वेश्चन आ रहा है हु आर असमीज़, ठीक है। एक असमीज़ किसको माना जाएगा। ओके, सो द व्हाट डज द क्लॉज 6 सेज कि कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रमोट द कल्चरल, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड हेरिटेज विल बी प्रोवाइडेड टू द असमीज़ पीपल, ठीक है। जो भी सेफगार्ड्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव सेफगार्ड्स हैं उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो केवल असमीज़ पीपल को दिए जाएंगे। तो इस वजह से अब सवाल आ रहा है कि हु, मतलब असमीज़ किसको काउंट किया जाएगा। ओके, सो इजंट एनी रेसिडेंट ऑफ असम असमीज़, ठीक है। तो जो असम का नहीं, क्या वो असमीज़ नहीं काउंट किया जाएगा। तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ये, आप आसाम से रिलेटेड किसी भी आंसर में यूज़ कर सकते हो। दैट आसाम इज़ अ स्टेट डिफाइंड बाय द पॉलिटिक्स ऑफ माइग्रेशन, ठीक है। तो आसामीज़ की जो डेफिनेशन है वो इतनी नैरो नहीं हो सकती है। इस आर्टिकल में कहा गया है कि केवल उनको इंक्लूड किया जाए हु स्पीक आसामीज़ एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज। ओके, इट कैन नॉट बी सो नैरो एज टू मीन ओनली दोज हु स्पीक आसामीज़ एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज, क्योंकि आसाम में कई सारी दूसरी इंडिजिनस, ट्राइबल और एथनिक कम्युनिटीज़ हैं जिनकी खुद की एंसेस्ट्रल लैंग्वेजेस भी हैं। ओके, तो अब इसलिए सवाल आ जाता है कि जो भी माइग्रेंट पॉपुलेशन है, मतलब उन्हीं के ऊपर वही ऐसे होंगे, माइग्रेंट्स ही ऐसे होंगे जिनके ऊपर क्लॉज 6 लगेगा कि नहीं लगेगा का सवाल आ रहा है, ठीक है। जो पहले से हैं उनके ऊपर तो लगेगा ही, ऑब्वियस ही बात है, उनको सेफगार्ड्स मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या जितनी भी माइग्रेंट पॉपुलेशन है उन सबको ही एक्सक्लूड कर दिया जाए क्लॉज 6 के बेनिफिट से। सो दिस इज व्हाट द डिबेट इज अबाउट। ओके,
नाउ द क्वेश्चन इज हु इज़ अ माइग्रेंट। तो जो पॉपुलर कन्वर्सेशन होती है उसमें इंडिजिनस का मतलब जो लिया जाता है वो उन कम्युनिटीज़ के लिए लिया जाता है जिनकी आसाम में हिस्ट्री 1826 के पहले से है। ओके, सो 1826 वाज द ईयर व्हेन द अर्स्टवाइल किंगडम ऑफ आसाम वाज अनेक्स्ड टू ब्रिटिश इंडिया। 1826 में जो आसाम का पार्ट है उसको ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बनाया गया था। तो इसके पहले से जो वहाँ पे कम्युनिटीज़ रह रही थी उनको इंडिजिनस माना जाता है। अब बाद में क्या हुआ कि ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बनने के बाद में बहुत सारा माइग्रेशन हुआ था फ्रॉम ईस्ट बंगाल, ठीक है, और इंडिपेंडेंस के दौरान तो बांग्लादेश से और वो कई सारे माइग्रेंट्स आए थे। ओके, तो जो ये 1979 टू 85 का मैंने आपको बताया कि एजिटेशन हुआ था, आसाम मूवमेंट जो थी, इट वॉज ट्रिगर्ड बाय फियर्स दैट दीज बंगाली मुस्लिम एंड बंगाली हिंदू माइग्रेंट्स वुड वन डे ओवररन दी इंडिजिनस पॉपुलेशन। ये इनको ये डर हो गया था कि ये जो बांग्लादेश से आने वाले बंगाली हिंदू बंगाली मुस्लिम है वो वहाँ की इंडिजिनस पॉपुलेशन को ओवररन कर जाएंगे, मतलब वो उन लोग के नंबर्स जो उन लोग की पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो वहाँ के पूरे रिसोर्सेज और पॉलिटिक्स को डोमिनेट करने लगेंगे। ओके, तो एजिटेशन इसी बारे में थी कि जो भी लोग 1951 के बाद में माइग्रेट किए हैं उनको डिटेक्ट करके वापस डिपोर्ट किया जाए। ओके, डिटेक्शन एंड डिपोर्टेशन ऑफ दोज हु हैड माइग्रेटेड आफ्टर 1951। तो क्या ये डिमांड एक्सेप्ट हुई, लेकिन 1951 को कट ऑफ डेट नहीं माना गया। आसाम अकॉर्ड ने सेटल किया था दैट द कट ऑफ डेट वुड बी मार्च 24, 1971, और इससे पहले जो भी आसाम में आया होगा ही वुड बी कंसिडर्ड द सिटीजन ऑफ इंडिया। प्लीज मार्क द वर्ड, यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया मार्च 24 के लिए इन्होंने डेट सेट की थी और यही डेट को बेसिस बनाया गया था ऑफ द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन विच वॉज पब्लिश्ड लास्ट ईयर। ठीक है, नाउ द अकॉर्ड लीगलाइज द एडिशनल माइग्रेंट्स, मतलब एडिशनल माइग्रेंट्स कौन हो गए, 51 से 71 के बीच में आने वालों को भी उन्होंने लीगलाइज कर दिया। लेकिन इस अकॉर्ड ने एक नया क्लॉज ऐड कर दिया, एक नई मुसीबत ऐड कर दी, ठीक है, विच वॉज क्लॉज 6 एंड इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज अ सेफगार्ड फॉर द इंडिजिनस पीपल। अब इन्होंने सिटीजन ऑफ इंडिया तो डिक्लेयर कर दिया इनको, लेकिन इंडिजिनस पीपल कहा कि केवल क्लॉज 6 जो है वो इंडिजिनस पीपल को सेफगार्ड देगा। ओके, तो इस लास्ट ईयर जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था जो कि अब एक्ट बन चुका है, तो इसके अगेंस्ट ही जो है आसामीज़ ने प्रोटेस्ट की थी कि उन्होंने कहा कि अब जो कई कैटेगरीज़ हैं, खासकर बांग्लादेश से आने वाले हिंदूज़ वगैरह हैं, उनको ईजिली सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो इसकी वजह से होम मिनिस्ट्री ने नई कमेटी बनाई। सो व्हाट आर द रिकमेंडेशंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लॉज 6, अब जो क्लॉज 6 है उसमें इंडिजिनस पॉपुलेशन की बात की गई है, आसामीज़ की बात की गई है। वो कौन होंगे, वहाँ के इंडिजिनस ट्राइबल्स, अदर इंडिजिनस कम्युनिटीज़ एंड ऑल अदर सिटीजन्स ऑफ इंडिया रिसाइडिंग इन आसाम ऑन और बिफोर जनवरी 1, 1951। तो अब इन्होंने फिर से एक तरीके से जनवरी 1, 1951 को अपना कट ऑफ डेट सेट कर दिया है आसामीज़ कहलाने के लिए, इंडिजिनस आसामीज़ कहलाने के लिए। ओके, और उनके डिसेंडेंट्स भी। So in short, if we see, it covers anyone who can prove their presence or of their ancestors in Assam before 1951. ठीक है, कोई भी अगर आप बोल सकता है कि मैं यहाँ पे 1951 से पहले यहाँ पे था तो हम उसको आसामीज़ मान लेंगे। ओके, और इनके लिए सेफगार्ड्स क्या दिए इस कमेटी ने कि इनको लेजिस्लेचर में रिजर्वेशंस हो, जॉब्स में रिजर्वेशन हो आसामीज़ पीपल को, और जो लैंड राइट्स हैं वो इन्हीं के लिए कन्फाइंड रहे। अब इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगे इसके कि जो लोग बीच में आए यानी 1951 से 71 के बीच में, नाउ दे आर नॉट आसामीज़ बट दे आर इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, तो अब वो इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। असम की कितनी सीट से 80 सीट्स है, वहाँ के लिए वो एलिजिबल नहीं रहेंगे, बट दे कैन वोट। ओके, सो व्हाट इश्यूज डज दिस रेज। ओके, अब ये सवाल, सॉरी नॉट 80 सीट्स, 80 to 100% ऑफ जो असम सीट्स है उनमें इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर पाएंगे, बट दे कैन वोट अगर ये रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट कर ली जाती है। ओके, एंड ओके, सो ये भी आप एक बार देख सकते हो, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द असम लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, नाउ व्हाट इश्यूज डज दिस रेस, तो कुछ लोगों का कहना है कि बहुत इंक्लूसिव है एंड कई पब्लिक सजेशंस आए थे दैट द कट ऑफ डेट शुड हैव बीन 1826,
कुछ लोगों का कहना था दैट देयर शुड नॉट बी अ बेस ईयर एट ऑल एंड ओनली द कम्युनिटीज़ हु वर लिविंग ड्यूरिंग अहोम रूल, जो कि अहोम रूल के दौरान कम्युनिटीज़ रह रही थी, उनको केवल इंक्लूड करना चाहिए डेफिनेशन में, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी पे बेस्ड, और इसमें कोई भी कट ऑफ डेट होनी ही नहीं चाहिए। ओके। और दूसरों का कहना यह है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सक्लूजनरी है, जैसे ऑल आसाम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन का कहना है, जो कि बंगाली मुस्लिम से खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, दैट 1971 शुड बी द कट ऑफ डेट फॉर डिसाइडिंग द क्लॉज 6 एलिजिबिलिटी टू, यानी आसामीज़ इंडिजिनस डिक्लेयर करने के लिए भी आपकी जो कट ऑफ डेट है वो 71 ही होनी चाहिए थी, जो कि एनआरसी की है और जो कि आपके आसाम अकॉर्ड की है उनको सिटीज़न ऑफ इंडिया घोषित करने के लिए। ओके, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द आर्टिकल। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कीजिए। एंड कीप मोटिवेटिंग अस, कीप गिविंग योर फीडबैक, कीप गिविंग द आंसर्स विच वर आस्क्ड इन द video, and that's all friends. Have a nice day.